नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहा है, क्या उसकी दिशा अब एकदम क्लीन हो चुकी है, एकदम क्लियर हो चुकी है, कहीं कोई डाउट नहीं बचा है। और ये बात मैं कह रहा हूं बिहार के पर्सपेक्टिव में। बिहार में वो बदलाव हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यूपी में तो फिर भी बड़ी चर्चाएं थी कि यूपी में बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन बिहार में ऐसा होगा कि नीतीश कुमार अपना पद छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की ओर निकल लें, ये किसी की कल्पना से भी परे था। इसलिए परे था खासतौर पर क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जेडीयू के समर्थन पर टिकी हुई है। 240 सांसद हैं, चाहिए 272, और ऐसे में सरकार सुरक्षित है जेडीयू के समर्थन से। जेडीयू और साथ में टीडीपी, पर जेडीयू का बहुत अहम रोल है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ दें और वो दिल्ली चले जाएं, ये कौन सोच सकता था। लेकिन बहुत कुछ भीतर ही भीतर चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। अब जो लोग कह रहे हैं कि यूपी में कुछ नहीं होने वाला है, योगी आदित्यनाथ बहुत ताकतवर हैं, तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, तमाम असंतोष के बावजूद, जातिवाद के माउंट एवरेस्ट को भी बौना करते आरोपों, योगी आदित्यनाथ पर जो ठाकुरवाद का आरोप चस्पा है वो अपने शिखर पर है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार का दलदल चारों ओर दिख रहा है। यूपी में पीडब्ल्यूडी और खनन जैसे वे मंत्रालय जहां योगी आदित्यनाथ के हाथ में बागडोर है, वो औषधि प्रशासन जिसको खुद योगी संभालते हैं, जहां कोडीन कफ सिरप के कारोबार ने पूरे देश को हैरान कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद यूपी में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि योगी बहुत ही ताकतवर हैं। उनके लिए संदेश है कि वहां हो गया जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, जहां लॉजिकल कल्पना नहीं थी। यूपी में लॉजिकल कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ की स्थिति यह है कि अपनी ताकत पर अगर उनसे कहा जाए तो गोरखपुर के अलावा आसपास के जिलों तक में बीजेपी को या अपनी खुद की पार्टी को नहीं जिता सकते हैं। ये इतिहास का घोषित सत्य है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बिना फैक्ट के कही जा रही है। और ऐसे में इसके बाद भी एक जो इकोसिस्टम है योगी आदित्यनाथ का, उसने माहौल ये बनाया कि नहीं, महाराज जी को कोई हटा नहीं सकता, वो बड़े ताकतवर हो गए, दिल्ली उनसे घबराती है, संघ भी उनकी बात सुनता है और जो वो कहते हैं वही करता है। इस टाइप की तमाम हवाई फंतासियां क्रिएट कर दी गई। लेकिन बिहार ने क्लियर कर दिया है कि परिवर्तन का चक्र चल चुका है। ये जो खबर है कि नीतीश कुमार दिल्ली चले तो बिहार में जेडीयू की कमान कौन संभालेगा, ये खबर बिहार के लिए नहीं, बिहार में तो हो चुका जो होना है। असली इस खबर का जो दायरा है, जो इस खबर का जो आईना है, वो उत्तर प्रदेश के लिए है। यूपी में आप समझिए कि इसका मतलब उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर क्यों होने जा रहा है। देखिए, 2024 में जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी, ये सबको समझ में आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सबसे अधिक नुकसान उस प्रदेश में उठाएंगे जो आपके लिए सोशल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन के उभरा है 2014 के बाद से ही, जहां रिकॉर्ड तोड़ सीटें पाकर के आप दिल्ली में सरकार बना रहे हैं लगातार, 14 में, 19 में, वहां आप 33 सीटों पे कैसे सिमट जाएंगे। और ये जो एक बात कही गई थी कि कैंडिडेट ठीक नहीं थे, तो नरेंद्र मोदी के अपने वोट कैसे घट गए इतने ज्यादा, राजनाथ सिंह के वोट कैसे घट गए इतने ज्यादा, ये सारे सवाल खड़े होने लगे कि उनके वोट क्या वहां भी कैंडिडेट सही नहीं थे। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो कौन सा खेल खेला गया जिसने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को बिखेर के रख दिया। ये जो छत्री पंचायतें हुई, इसके पीछे कौन खड़ा था, उनको इजाजत किसने दी। ये जो जाति गोलबंदी तोड़ करके बीजेपी ने हिंदुत्व के अम्ब्रेले के तहत सबको समेटा था, उसको ठाकुरवाद के बहाने से पूरे प्रदेश में गोलबंदी शुरू हो गई। कहीं कुर्मी एकजुट, कहीं निषाद एकजुट, कहीं राजभर एकजुट, ब्राह्मण एकजुट, वो टूट करके बिखर गया और बीजेपी धम से नीचे आकर के गिरी। तो आखिरकार ये जब हो गया और उसके बाद एक रिपोर्ट आई, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं, फिर वर्तमान में बताऊंगा अब क्या दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट आती है 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी का संगठन स्तर पर, उस रिपोर्ट पर साफ लिखा होता है किस तरह से अपनों ने ही हराने की कोशिश की, क्लियर इशारा होता है। उसमें लिखा होता है कि बीएलओ ने वोट काटे, यहां तक लिखा होता है। उसमें पेपर लीक से लेकर के और जो जाति पंचायत, इन सब का जिक्र होता है और कार्यकर्ताओं की हताशा और निराशा का उसमें ब्यौरा छपा होता है। तो सवाल यह था कि जब ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये सब सामने आ चुका है,
तो उस पर एक्शन तो होना ही होना है। बीजेपी में एक्शन लेट होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। पैनिक में एक्शन नहीं किए जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। और एक बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष वही फैसला लटका हुआ था। नड्डा जी को लोकसभा चुनाव जो लड़े गए, वो ऐसा जरूरी नहीं था कि नड्डा जी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव होता। दूसरा अध्यक्ष, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो लोकसभा चुनाव के आसपास दूसरे अध्यक्ष की पूरी रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन वो लेट होता गया और दूसरा अध्यक्ष बना कब? 2026 जनवरी में। बस यही इसी का आप समझ लीजिए कि टिपिंग पॉइंट यही था कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल गया और वो भी ऐसा मिला, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार के नितिन नवीन बीजेपी के कर्णधार हो जाएंगे। वहीं से ये तय हो गया था कि अब जो है परिवर्तन का चक्र चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैकलॉग बड़ा है। सिर्फ यूपी की बात नहीं है, सवाल राजस्थान में भी हैं, सवाल मध्य प्रदेश में भी हैं, सवाल तो उत्तराखंड में भी हैं, और सवाल केंद्रीय कैबिनेट में भी सवाल हैं, सवाल उड़ीसा को लेकर के भी हैं। इन सब चीजों को अगर हम देखें एक पर्सपेक्टिव में, तो बीजेपी को एक बड़ी छटाई तो करनी होगी। और ऐसा नहीं क्योंकि पहली बार हो रहा है, बीजेपी समय समय पर छटाई करती आई है। शिवराज सिंह चौहान, कोई सोच नहीं सकता था कि वो इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भी सीएम पद से हटा दिए जाएंगे। वसुंधरा राजे बीजेपी की जीतने के बाद भी उनकी मौजूदगी में किसी भजन लाल शर्मा नाम के व्यक्ति को कमान सौंप दी जाएगी मुख्यमंत्री की, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये सब बीजेपी ने किया। वो जो फैसले लेने हैं, नई पौध को लाना है, पुरानों को हटाना है, जो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। रविशंकर प्रसाद आज बाहर हैं, प्रकाश जावड़ेकर आज बाहर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी आज बाहर हैं, शहनवाज हुसैन आज बाहर है। तमाम लोग जो पार्टी की मुख्य धारा में थे वो अब किनारे हैं, उनके वापस लौटने की कोई संभावना भी नहीं दिखाई पड़ती है। अनुराग ठाकुर तक अभी सरकार का हिस्सा नहीं हो पाए हैं। तो जब इतना बीजेपी का ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फैसले लेने का, तो अब क्यों इतना रुका हुआ है? बात उत्तर प्रदेश का भी थी ही नहीं, बात एक बड़े होलिस्टिक अप्रोच की थी और उसके लिए जरूरी था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो अब बिहार में हो गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें हो रही हैं इस बीच में, जो इस बात का इशारा कर रही हैं कि यूपी को लेकर के भी फैसला जल्दी होगा। देखिए यूपी में योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ये जम के चल रहा है। ये 2024 वाला ही प्रयोग है। 2024 में जिस तरह से नारे लगाए गए कि बीजेपी को हराना है छत्री महापंचायतों में, वहां पर एक बात एकदम क्लियर थी कि उनको नाराजगी योगी आदित्यनाथ से नहीं थी, दिल्ली को हटाना है। वो 2024 में हो चुका, बीजेपी भुगत चुकी है। क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि छत्री इकट्ठा हुए तो बीजेपी हार गई, गोलबंदी फिर सब जातियों में शुरू हो गई और उसके बाद से वो रुकी नहीं। करणी सेना का जो उपद्रव और उत्पात यूपी में देखा गया, और बड़ी बात है सरकार ने कभी रोकने की कोशिश ही नहीं की इन चीजों को। अब ये शुरू हो गया यूजीसी के बहाने, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, खुलेआम चल रहा है। ये लखनऊ में हो रहा है, कोई रोकने की कोशिश नहीं है। रोकने की कोशिश तब होती है जब आप योगी आदित्यनाथ को कुछ बोल देते हैं, लुकआउट नोटिस तक जारी हो जाता है। योगी को कुछ बोल दिया तो योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कीजिए, दिल्ली पर जमकर के वार कीजिए। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में सेफ फील्ड है, कोई आपको छूने वाला नहीं है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं जो अभी भी चल रहा है। मेरी जानकारी कहती है कि दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व पे चर्चा हुई है कि यूजीसी तो पूरे देश के लिए, यूपी में इतना प्रचंड क्यों है ये, और ऐसा प्रचंड कैसे है कि योगी की जय जयकार और मोदी शाह पर वार, ये हो क्या रहा है, अंदर खाने में क्या चल रहा है। एक बड़ा चर्चा का ये विषय बना हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपको और दिखा देता हूं जिसपे निगाह रखनी चाहिए कि आखिरकार इसके मायने क्या है। ये देखिए टाइम्स नव भारत ने जो लिखा है कि बीएसपी एमएलए उमाशंकर सिंह को सीएम योगी का करीबी क्यों बताना चाह रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। ये जो मैटर है उमाशंकर सिंह का, ये भी बताता है कि टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। उमाशंकर सिंह पर सीबीआई, माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स की का छापा पड़ा है। उस कार्रवाई में 10 करोड़ रुपया कैश वो मीडिया में रिपोर्टेड इनकम टैक्स वाले ले गए हैं। और उमाशंकर सिंह को योगी आदित्यनाथ का करीबी अखिलेश यादव वाली बात जो लिखी, इसके अलावा भी वैसे भी एक पॉलिटिकल सर्किल माना जाता है कि उनका बहुत ही अच्छा है। पीडब्ल्यूडी में ऐसा कहा जाता है जो योगी आदित्यनाथ के अंडर में विभाग उमाशंकर सिंह का एक छत्र राज है, ये भी बात सामने आती है। तो ऐसे में उमाशंकर सिंह पर छापे के मायने क्या हैं,
जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि परिवर्तन का चक्र शुरू हो गया है, उसका मतलब समझिए। उमाशंकर सिंह का नाम सीएजी की रिपोर्ट में भी था, सीएजी की रिपोर्ट में भी था कि खनन के मामले में उमाशंकर सिंह की कंपनी छात्र शक्ति जो कंस्ट्रक्शन है उसने किस तरह से अवैध खनन किया है, करोड़ों का सीएजी की रिपोर्ट में चस्पा था। राज्य सरकार ने कभी भी उमाशंकर सिंह पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब इस मौके पर इनकम टैक्स ने जो छापा मारा है ये बहुत कुछ कहता है। और कहता तो ये भी है कि इनकम टैक्स ने छापा मारा, 10 करोड़ रुपया कैश मीडिया में रिपोर्टेड है, इनकम टैक्स ने बरामद किया। और उसी दौरान 28 फरवरी को हमने स्टोरी की थी, एक आदेश होता है ट्राइब्यूनल के, उमाशंकर सिंह की कंपनी ट्राइब्यूनल में जाती है, एक एप्लीकेशन देती है ट्राइब्यूनल में, और वो मामला ऑनगोइंग होता है। उसमें 10 करोड़ 33 लाख करीब की राहत उमाशंकर सिंह को मिल जाती है। अभी भी लोगों को बड़ी हैरानी हुई, केंद्रीय एजेंसी छापा मार रही है, मीडिया में रिपोर्टेड है 10 करोड़ रुपया कैश इनकम टैक्स ले गया, राज्य की पीडब्ल्यूडी 10 करोड़ 33 लाख की राहत। ये उसी टाइम जो आई है ना, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। आमतौर पे राज्य सरकार एक भी पैसा अपनी जेब से निकालने की को अगर चैलेंज करना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करती, चीजों को लटकाया जाता है, नए नए कानूनी ऑप्शन खोजे जाते हैं। यहां क्यों नहीं हुआ ये सब, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, उमाशंकर सिंह की ही बात नहीं है, कहानी कैसे आगे बढ़ रही है, एक एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये ताजा खबर है, गाजियाबाद में आरएसएस की बैठक होती है, 2.25 घंटे रुकते हैं सीएम योगी, डिप्टी सीएम और कोई भी भाजपा पदाधिकारी नहीं रहा मौजूद, नहीं जा रहे हैं अब योगी की बैठक में डिप्टी सीएम और भाजपा पदाधिकारी। क्यों जाएं? क्योंकि सबको पता है कि अब सबको समझ में आ रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ परेशान इन बैठकों में जाने के लिए। अभी तक तो योगी आदित्यनाथ ने संगठन के बारे में पूछे तक नहीं, एबीवीपी के अपने कार्यकर्ताओं को लाठियां पड़ी, उन पर एक एक्शन नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई जिन्होंने लाठियां चलाई। ये सब बीजेपी के अपने कार्यकर्ता कितनी बार पिटे, कोई एक्शन नहीं हुआ। बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच खींच के मारा गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। शंकराचार्य से सरकार भिड़ गई, अपने डिप्टी सीएम ने विरोध किया और कहा कि वो भगवान शंकराचार्य है, लेकिन इसके बाद भी उन अधिकारियों को जिन्होंने चोटी खींच के मारने वाली पूरी प्रक्रिया में जिनका हाथ रहा, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब नहीं जा रहे हैं भाजपा के डिप्टी सीएम इस बैठक में, क्योंकि मैसेज डाउन द लेयर क्लियर है, सबको दिख रहा है कि अब क्या होने जा रहा है। ये भी एक बड़ा अपने आप में सबूत है। अब एक कहानी और देखिए, और ये बहुत ही दिलचस्प है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, अभी हाल ही में उन्होंने बटुक ब्राह्मणों का सम्मान किया, 101 बटुक ब्राह्मणों का, वही बटुक ब्राह्मण जिनको इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान उनकी ही होम उनके पास है, पुलिस ने चोटी खींच के मारा वीडियो आ गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक एक्शन नहीं लिया, आज तक नहीं लिया उन पुलिस वालों के खिलाफ। खुद ब्रजेश पाठक ने कहा यह बहुत गलत हुआ है, ये महापाप है। और ब्रजेश पाठक ने इस बीच में एक बयान और दे दिया, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आपने तो कई पार्टी बदली है, उन्होंने कहा कि मैं भी बात कर रहा हूं कि आप पता कीजिए उनके बारे में, वो पहले कहां थे। उनका कौन? योगी आदित्यनाथ के बारे में पता तो कीजिए, रिसर्च तो कीजिए कि वो पहले कहां थे, कहां वो रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी के नहीं रहे हैं। ये दुनिया जानती है कि वो हिंदू विवाहवानी के जनक हैं, और उसी हिंदू विवाहवानी को लेकर के उनकी राजनीति आगे बढ़ी। 2002 में हिंदू विवाहवानी बनी, और तब से लेकर के 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव, ऐसा कितनी बार हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए और खड़े करने का ऐलान किया, ये सबने देखा है। तो बीजेपी के रहे कहां हैं? 17 में सीएम बनने के बाद से बीजेपी के हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन ब्रजेश पाठक ने इस टाइम ये बात कह दी, ये बातें तो लोग चर्चा करते थे कि हाँ ऐसा है, योगी बीजेपी के नहीं है, लेकिन इस टाइम कहना उसको ये बता रहा है कि क्या है आशय। इस टाइम केशव मौर्य खुल करके बोलते हैं कि भगवान शंकराचार्य, एक बार नहीं बोलते, कंटिन्यू बोलते हैं। अभी हाल ही में गए थे वो प्रयागराज, वहां भी बोला उन्होंने भगवान शंकराचार्य, जबकि जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके शंकराचार्य होने का सबूत पूछ रहे हैं, बड़ी विधानसभा में पूछ रहे हैं, उसके बाद भी केशव बोलते हैं कि भगवान शंकराचार्य। तो आप एक के बाद एक कहानी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। एक और ये बहुत चर्चा में रहा इस दौरान, प्रयागराज में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान, महाअभियान ये चला। यहां पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर ही गायब थी, बहुत चर्चा में रहा। देखिए यहाँ अमित शाह की तस्वीर है, जेपी नड्डा की तस्वीर है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी तस्वीर, नितिन नवीन की तस्वीर है, यहाँ भी नितिन नवीन है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, यहाँ पर केशव मौर्य भी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं है। इस पूरे फ्रेम को देख लीजिए, बहुत इसको लेकर चर्चा हुई कि योगी की तस्वीर कैसे गायब हो गई। और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइम ही क्यों हो रहा है, बार बार ये कहानी सामने आ रही है। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ही, एक आखिर में इसको भी समझ लीजिए कि टाइमिंग कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या सजेस्ट कर रही है। वो जापान गए थे, जिस टाइम पीएम मोदी इजराइल में थे, योगी आदित्यनाथ जापान में थे। जिस जहाज से गए थे उसकी हमने तस्वीरें सबसे पहले दिखाई थी। ये जो जहाज है सबसे लग्जरी कैटेगरी का बोइंग बिजनेस जेट जहाज, जिससे योगी आदित्यनाथ गए थे, वहां से निवेश क्या आया उसकी भी कहानी सामने आ चुकी है। जो 2023 में हो चुका था उसको 2026 में एमओयू और तमाम सारे एमओयू की बातें हो गई। जमीन पर क्या आया, आज तक सरकार ब्रेकअप नहीं दे पाई है। इतने एमओयू किए, इतने जमीन पर आए, आज तक नहीं आया है। ये सारे एमओयू कहां हैं, क्या ये हवा में हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है। जिस समय मोदी इजराइल में थे उस समय जापान से कंटिन्यू कवरेज चल रहा था। मेरी जानकारी ये कहती है कि टीवी चैनलों को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उनके योगी आदित्यनाथ के साथ में भी ये टीम, मीडिया की टीम भी उनके साथ में भी, क्रू के साथ में भी, उनका अकेले वो भी गए और उसके पहले भी उनका योगी आदित्यनाथ के अफसरों का अमला पहुंच चुका था सिंगापुर और जापान। एएनआई की टीम साथ में और मीडिया टीमें भी भेजी गई, वो पैरेलल। कई बार तो ऐसा लगा कि मोदी से भी ज्यादा योगी का कवरेज चल रहा है। इस तरह की चीजें हुई, जबकि फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि योगी आदित्यनाथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आज तक, बीजेपी में भी जब से वो बने हैं सीएम, लगातार बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। कहां 312 सीटें, कहां 255 सीटें 17 से 22 में, कहां 71 सीटें 14 में, कहां 62 सीटें 19 में और कहां 33 सीटें 2024 में। कंटिन्यू बीजेपी नीचे गिर रही है। और ये जब बीजेपी के सीएम नहीं बने थे तब भी यही हाल था। एक गोरखपुर छोड़ दिए तो आसपास के इलाकों में बीजेपी का कोई बड़ा चमत्कार योगी आदित्यनाथ के जरिए नहीं होता था। और गोरखपुर में भी 1998 और 99 में योगी आदित्यनाथ बमुश्किल चुनाव जीते थे। उसके बाद हिंदू विवाहवानी आई और हिंदू मुस्लिम का जम करके सांप्रदायिकता का आरोप वहां पर दिखा और उस सांप्रदायिकता के घोड़े पर आरोप लगा कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी मार्जिन बढ़ा ली, लेकिन बात सिर्फ वहीं तक सीमित थी। तो कुल मिलाकर के कहानी यहीं पर आकर टिक जाती है कि बिहार का जो प्रयोग है वो सिर्फ एक शुरुआत है और उत्तर प्रदेश में इस कड़ी का अगला चरण कभी भी सामने आ सकता है। यूपी की राजनीति बहुत ही ज्यादा रोचक हो चुकी है। हर दिन आप ऑब्जर्व कीजिए क्या घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं के बैकग्राउंड में क्या ऐसा चल रहा है जिसकी छाया धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।